हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस नए प्लेटफॉर्म बायो बवाल में। तो बेटा, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारे टॉपिक का नाम है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा एक डीएनए रेप्लिकेट करके दो डीएनए बनाता है। ठीक है, तो ये आपको कैसे समझ में आने वाला है, मैं इसका एक रे डायग्राम बनाऊंगा, तब आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई हमारा पेरेंटल डीएनए जो होता है रेप्लिकेट करके दो नए डीएनए कैसे बनाता है। ठीक है, तो ये जो मैं ब्लैक कलर से डबल स्ट्रैंड का डीएनए बनाने जा रहा हूं, ये वाला इस तरीके से ऐसे करके, ये है हमारा पेरेंट डीएनए। ठीक है, पेरेंट डीएनए। अब कैसा डीएनए है, यहाँ पे डबल स्ट्रैंड डीएनए है। ठीक है, तो अब इस डीएनए में क्या होगा, सबसे पहले प्रोसेस इसमें क्या होता है, ये जो हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए, ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड आपस में सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि इन दोनों की क्या हो जाएगी, यहाँ पे अनवाइंडिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पे इसकी अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, यानी कि इसका क्या मतलब है, डीएनए के स्ट्रैंड आपस में क्या हो जाएंगे, अब सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये इस तरीके से हो गए हैं, ऐसे करके सेपरेट, ऐसे करके। ठीक है, ये मैंने इसके डीएनए के स्ट्रैंड को क्या कर दिया, यहाँ पे सेपरेट कर दिया, यानी कि अनवाइंड हो चुके हैं, खुल चुके हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट प्रोसेस होने वाला है, वो प्रोसेस कौन सा होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। क्या होगा यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। ठीक है, न्यू चेन कैसे बनेगी, देखो ये हमने ऐसे करके ओपन किया था पेरेंटल डीएनए का स्ट्रैंड, इस तरीके से ऐसे करके, है ना। तो अब इसमें जो नई चेन बनने वाली है, वो इस तरीके से इसके साथ ऐसे एसोसिएटेड हो जाएगी, ऐसे करके। तो देखो, हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि जब भी डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो वो एट द एंड दो डीएनए बनाने वाला है। तो देखो यहाँ पे एक डीएनए था स्टार्टिंग में, और लास्ट में हमारे पास कितने डीएनए हो गए हैं, दो डीएनए हो गए हैं। दूसरी चीज आपको ये दिखाई दे रही होगी इसमें कि भाई ये जो हमारे दो नए डीएनए बने हैं, इन दोनों डीएनए में एक चीज कॉमन हमें दिखाई दे रही है। वो चीज क्या है कॉमन, देखो इस वाले डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ब्लैक स्ट्रैंड है, और इस वाले डीएनए में हम देख रहे हैं तो यहाँ पे भी ब्लैक स्ट्रैंड है, यानी कि ये ब्लैक स्ट्रैंड किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे पेरेंटल डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो रेड वाले स्ट्रैंड, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये न्यू डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब भी हमारे दो डीएनए बनेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की मदद से, तो इन दोनों न्यू डीएनए में हमारा 50% डीएनए कौन सा होगा, पेरेंट का डीएनए होगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भाई इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, सेमी कंजर्वेटिव मेथड बोल रहे हैं। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है, सेमी मतलब होता है आधा, कंजर्वेटिव मतलब होता है कंजर्व रहना। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या है, इस वाले डीएनए की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें एक स्ट्रैंड क्या है, इसमें पेरेंटल डीएनए का है, और एक स्ट्रैंड इसमें नया डीएनए है। ठीक है, यानी कि 50% इसमें पेरेंट का डीएनए है और 50% इसमें न्यू डीएनए आया है यहाँ पे। ठीक है, तो 50% की बात कर रहे हैं तो सेमी। ठीक है, तो सेमी कंजर्वेटिव यानी आधा डीएनए पेरेंट का रहता है और आधा डीएनए न्यू बनता है इसमें, इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए डीएनए का जो रेप्लिकेशन का मेथड था, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, ये मेथड का आइडिया किसने दिया था, तो हमारा आंसर है वाटसन एंड क्रिक ने। तो वाटसन एंड क्रिक ने क्या बोला था, जब भी डीएनए, देखो वाटसन एंड क्रिक, इन्होंने क्या बोला था, जब भी डीएनए रेप्लिकेट करेगा, जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, तो वो कौन से मेथड को फॉलो करेगा, सेमी कंजर्वेटिव मेथड को फॉलो करेगा यहाँ पे। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक ने क्या बोला था, जब भी डीएनए रेप्लिकेट करेगा वो हमेशा सेमी कंजर्वेटिव मेथड को फॉलो करने वाला है। ठीक है, और ये जो डबल हेलिक्स मॉडल था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का, ये वाटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको इससे ये याद रखना है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि वाटसन एंड क्रिक ने एक आइडिया दिया था कि डीएनए रेप्लिकेशन जब भी होगा तो वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड को फॉलो करेगा। ठीक है, तो अब इस प्रोसेस में ऐसा क्यों हो रहा है, इसको प्रूफ करने के लिए जो हमारे पास साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का नाम है हमारे पास मेसेल्सन एंड स्टॉल। ठीक है, उन साइंटिस्ट का क्या नाम है यहाँ पे, मेसेल्सन एंड स्टॉल। इन्होंने क्या किया था यहाँ पे, इन्होंने प्रूफ किया था, प्रूफ दैट डीएनए रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिवली, यानी कि जब भी डीएनए रेप्लिकेट करेगा वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करने वाला, यानी कि जब भी पेरेंट डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो 50% नए डीएनए में पेरेंट का रहेगा। ठीक है, तो इसने प्रूफ किया था ये मेसेल्सन एंड स्टॉल ने, ये एक्सपेरिमेंट अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर यहाँ पे। ठीक है, तो अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किए थे,
इन्होंने काम किया था वर्क ऑन ई कोलाई बैक्टीरिया। ये एक तरीके का क्या है यहाँ पे, बैक्टीरिया है यहाँ पे, ठीक है। ई कोलाई क्या है यहाँ पे, बैक्टीरिया है। इसका सेल डिवीजन का टाइम लिख लेते हैं हम यहाँ पे। सेल डिवीजन का यहाँ पे हमने टाइम लिख लिया इसका 20 मिनट्स, ठीक है। 20 मिनट हमने इसका क्या लिख दिया यहाँ पे, टाइम लिख दिया। टोटल ओवरऑल सेल डिवीजन का टाइम हमने यहाँ पे क्या लिख दिया इसका 20 मिनट, यानी कि 20 मिनट में पूरा का पूरा ई कोलाई जो है डिवाइड करके 2 नए ई कोलाई बना लेगा यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये लिख सकते हो कि भाई इसमें से जो 18 मिनट होता है वो डीएनए रेप्लिकेशन में खर्च होता है, डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस चलता है इसमें, और लास्ट के जो 2 मिनट होते हैं यहाँ पे सेल डिवीजन हो जाता है, यानी कि साइटोकाइनेसिस हो जाएगी यहाँ पे। तो ये पॉइंट आप इसमें याद रख सकते हो कि भाई शुरुआत के 18 मिनट में सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा, डीएनए रेप्लिकेट करता रहेगा, और भी बहुत सारी चीजें सेल के अंदर मेटाबॉलिकली एक्टिव चलती रहेंगी, ठीक है। और लास्ट के 2 मिनट में साइटोकाइनेसिस करके ये सेल डिवाइड कर लेता है। इसीलिए ओवरऑल टाइम इसका कितना दे रखा है यहाँ पे 20 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल टाइम कितना हो जाएगा 20 मिनट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको इसमें क्या लिखना है, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे यूज आइसोटोप्स, आइसोटोप्स इन्होंने यूज किए थे किसके, नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15, ठीक है। ये आइसोटोप यूज किए थे, ठीक है। बहुत बार ये स्टेटमेंट में आ जाता है क्या इन्होंने अपने रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किए थे, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो N15 क्या है यहाँ पे, रेडियो आइसोटोप नहीं है, ये सिंपल आइसोटोप है यहाँ पे, ठीक है। तो N15 इज नॉट अ रेडियो आइसोटोप, ठीक है। N15 क्या है, एक सिंपल आइसोटोप है यहाँ पे, ठीक है, नाइट्रोजन का यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि इन्होंने क्या किया था यहाँ पे, यूज CsCl यानी कि सीजियम क्लोराइड इन्होंने यहाँ पे यूज किया था, ठीक है, फॉर डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, फॉर डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक इन्होंने यहाँ पे यूज की थी। यानी कि ये केमिकल क्या कर रहा था, N14 और N15 को जो है यहाँ पे डेंसिटी के बेसिस पे ये सेपरेट कर दे रहा था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए भाई क्रोमोसोम लेवल पे, एट क्रोमोसोम लेवल पे ये जो स्टडी थी ये किसने करी थी यहाँ पे, ये करी थी यहाँ पे टेलर ने, टेलर साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पे टेलर, ठीक है। इन्होंने अपना काम किया था वर्क ऑन विसिया फाबा, या फिर हम इसको बोलते हैं फाबा बीन्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि भाई इन्होंने जो है यहाँ पे यूज किया था, यूज रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। इन्होंने यहाँ पे अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को इन्होंने यहाँ पे यूज किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको जो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आपको याद रखने हैं कि भाई डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद यहाँ पे रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको इसमें ये पूछा जाएगा कि भाई ये बताइए डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में कब होता है और डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में कब होता है, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम प्रोकैरियोट्स बोलें, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में कब होगा, जस्ट प्रायर टू फिजन, सेल डिवीजन से कुछ टाइम पहले ये डीएनए रेप्लिकेट कर जाएगा। और कहां पे कर जाएगा, ये साइटोप्लाज्म में इसका डीएनए रेप्लिकेशन होने वाला है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। यूकैरियोट्स में कहां होता है, एस फेस ऑफ सेल साइकिल, ठीक है, इन न्यूक्लियस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम ये समझने वाले हैं कि डीएनए जो होता है सेमी कंजर्वेटिवली कैसे रेप्लिकेट करता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें ये प्रूफ करके बताया गया है इन दोनों मेसेल्सन एंड स्टॉल साइंटिस्ट के द्वारा कि भाई जब भी डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो वो रेप्लिकेट करने वाला है यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिवली, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, प्रूफ किया था इन्होंने यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, प्रूफ किया था दैट डीएनए रेप्लिकेट्स
बाय सेमी कंजर्वेटिवली। जब भी डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो वो कैसे रेप्लिकेट करेगा, सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करने वाला है यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे किसके ऊपर काम किया था, वर्क ऑन इकोलाई, वर्क ऑन इकोलाई। इकोलाई क्या है यहाँ पे हमारा, बैक्टीरिया है यहाँ पे। इकोलाई क्या है हमारा यहाँ पे, एक बैक्टीरिया है। और इन्होंने क्या यूज किया था यहाँ पे, यूज ऑफ नाइट्रोजन आइसोटोप्स, यानी कि नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन यहाँ पे इन्होंने क्या लिया था यहाँ पे 15, ठीक है। नाइट्रोजन के इन्होंने यहाँ पे क्या किए थे, आइसोटोप्स यूज किए थे। अगर आपको नीट में यहाँ पे रेडियो आइसोटोप लिखा मिल जाए तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी कह रही है कि नाइट्रोजन 15 इज नॉट अ रेडियो आइसोटोप, इट इज अ सिंपल आइसोटोप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन 15 जो है रेडियो आइसोटोप नहीं है, वो एक सिंपल आइसोटोप है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे यूज कर लेना है कि भाई इन्होंने यूज किया था क्या यहाँ पे, CSCl क्या है, सीजियम क्लोराइड। ये क्या करेगा, ये क्या करता है यहाँ पे, ये सेपरेट कर लेगा, यहाँ पे सेपरेट करेगा किसको, नाइट्रोजन 14 को एंड नाइट्रोजन 15 को, ठीक है, बाय डेंसिटी ग्रेडियंट। डेंसिटी के बेसिस पे ये क्या करेगा केमिकल, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15 को क्या करने वाला है, ये सेपरेट करने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी ग्रेडियंट बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। तो चलिए हम इनके सिंपल से एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, एक कल्चर मीडिया यूज किया था इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया था, एक पेट्री डिश प्लेट ली थी यहाँ पे, जैसे मान लो ये हमारे पास एक पेट्री डिश प्लेट है, ठीक है। इस पेट्री डिश प्लेट में हमारे पास जो भी है केमिकल है हमारा यहाँ पे, उस केमिकल के अंदर इन्होंने क्या यूज किया था यहाँ पे, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और नाइट्रोजन इन्होंने यहाँ पे कौन सा वाला यूज कर रहे हैं, ये 15 वाला, ठीक है। तो अब इससे जो नया डीएनए बनने वाला है यहाँ पे, आपको पता है कि ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बेस जो है वो सोर्स है किसका, यहाँ पे डीएनए का सोर्स है, क्योंकि यही आगे चल के न्यूक्लियोटाइड हमारे बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अब इससे जो हमारा डीएनए बनेगा, उस डीएनए के अंदर नाइट्रोजन कौन सा वाला रहेगा, यहाँ पे 15 वाला रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ई कोलाई को ग्रो कराया है हमने यहाँ पे क्या किया है, ई कोलाई को ग्रो कराया किसमें, कल्चर मीडियम में हमने इसको क्या कराया, यहाँ पे ग्रो कराया है, ठीक है। 20 मिनट्स के बाद हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, 20 मिनट्स के बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं ई कोलाई को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा है कि भाई ये जो हमारी पेट्री डिश प्लेट है इस तरीके से, ये वाली, ठीक है, इसके अंदर जो हमारा डीएनए मिलने वाला है वो डीएनए कैसा होगा, यहाँ पे N15 वाला यहाँ पे क्या होगा, हमारा डीएनए होगा यहाँ पे, ठीक है। N15 वाला हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, डीएनए होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी ये हमारे नाइट्रोजन 15 वाले आगे चल के न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे तो उनसे जो डीएनए बनने वाला है, उन डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेस रहेगा उसके ऊपर रहेगा 15। तो कहीं ना कहीं ये हमको नाइट्रोजन 15 वाला डीएनए हमें यहाँ पे देने वाले हैं, ठीक है। न्यू प्लेट, ये हमारी न्यू जनरेशन हो जाएगी, यहाँ पे हमारी न्यू जनरेशन हो जाएगी यहाँ पे हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको देखने वाले हैं कि भाई नाइट्रोजन 15 का डीएनए हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसको क्या किया था यहाँ पे इन्होंने, साइंटिस्ट ने, अब इसको यहाँ पे क्या किया था, इस 15 वाले को जो है यहाँ पे आगे कल्चर मीडिया में ग्रो कराया, ठीक है। ये वाला हमारे पास कल्चर मीडिया है इस तरीके से, ऐसे करके इसके अंदर हमारे पास कौन सा वाला रहेगा, नाइट्रोजन 14, ठीक है, नाइट्रोजन 14 वाला रहेगा। तो अब इसमें जो हमारे पास डीएनए बनेगा वो कैसा डीएनए बनेगा, जिसके पास 14 भी रहेगा और जिसके पास 15 भी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसा डीएनए बनेगा हमारे पास नाइट्रोजन 14 15 वाला, क्योंकि अब इसमें जो स्ट्रैंड बनने जा रहे हैं वो नाइट्रोजन 14 के स्ट्रैंड बनेंगे, ठीक है ना। अब पहले हमारे पास था 15 वाला, तो 15 वाला और 14 वाला आपस में मिलके हाइब्रिड डीएनए बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं यहाँ पे हाइब्रिड डीएनए। तो यहाँ पे हमारा कैसा डीएनए मिलने वाला है, यहाँ पे हाइब्रिड डीएनए मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये है हमारी यहाँ पे न्यू जनरेशन आएगी, यहाँ पे न्यू जनरेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब इस एक्सपेरिमेंट को हमने क्या देखना है, एक न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हाइब्रिड डीएनए क्या होता है, हैवी डीएनए क्या होता है और लाइट डीएनए क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। देखो ये हमारे पास एक सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब है, ठीक है, ये रही हमारे पास एक सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब, ठीक है ना। तो हमारे पास 3 डीएनए है, लाइट, हैवी एंड हाइब्रिड डीएनए, ठीक है। देखो जो सबसे नीचे रहेगा डीएनए वो हमारे पास कैसा रहेगा, नाइट्रोजन
15 नाइट्रोजन 15 वाला, ये कैसा डीएनए है यहाँ पे, हैवी डीएनए, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि भाई अगर एक में 15 है और नए वाले में अगर 15 बन रहा है तो 15 15 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक हमारे पास यहाँ पे आने वाला है, इसमें कैसा होगा हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन 15, ये कैसा हो जाएगा हमारे पास हाइब्रिड डीएनए, ठीक है। एक हमारे पास ये वाला डीएनए हो रहेगा यहाँ पे, तो ये कैसा रहेगा हमारे पास नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन 14, ये कैसा रहेगा यहाँ पे हमारे पास लाइट डीएनए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 3 तरीके के डीएनए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें दोनों स्ट्रैंड में अगर 14 है तो लाइट हो जाएगा, एक स्ट्रैंड में 14 है दूसरे में 15 है तो हाइब्रिड हो जाएगा, दोनों स्ट्रैंड में 15 है तो ये हैवी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको न्यूमेरिकल के बेसिस पे समझने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपको लिख देता हूं यहाँ पे, मान लो ये क्वेश्चन है, इफ ई कोलाई हैविंग डीएनए नाइट्रोजन 15, ठीक है, इज ग्रोइंग ऑन कल्चर मीडियम हैविंग अमोनियम क्लोराइड NH4Cl 14, then calculate percentage of light, heavy and hybrid DNA after 60 minutes, ठीक है। तो ये बेसिक न्यूमेरिकल है, ऐसा ही न्यूमेरिकल हमारी एनसीईआरटी में भी दिया है, तो आप इस न्यूमेरिकल को अच्छे से और ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ, फिर आप एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि भाई कोई एक ई कोलाई है जिसके पास डीएनए है नाइट्रोजन 15 वाला, उसको हमने ग्रो कराया है अमोनियम क्लोराइड के कल्चर मीडिया में जिस नाइट्रोजन पे 14 है। तो अभी हमें इसमें परसेंटेज निकालनी है किसकी, लाइट डीएनए की, हैवी डीएनए की और हाइब्रिड डीएनए की 60 मिनट के बाद, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई जो ई कोलाई का सेल होता है वो 20 मिनट में डिवाइड हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसकी नेक्स्ट जनरेशन और 20 मिनट बाद आएगी तो यहाँ पे 40 मिनट हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे 60 मिनट तक यहाँ पे करना है, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारे पास एक डीएनए है, मान लो ये हमारे पास एक स्ट्रैंड है ऐसे करके डीएनए का, ठीक है। ये कैसा स्ट्रैंड है यहाँ पे हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए है यहाँ पे। इस डीएनए के पास ई कोलाई में कैसे है यहाँ पे नाइट्रोजन 15 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 15 है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है, यहाँ पे इसको डिवाइड करेगा ये 20 मिनट में। और सॉल्यूशन कौन सा था हमारे पास N14H4Cl वाला, ठीक है। तो अब ये डीएनए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऐसे सेपरेट हो जाएंगे ऐसे करके, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेपरेट हो गए हैं, ठीक है। जब ये सेपरेट हो जाएंगे तो यहाँ पे एक नया स्ट्रैंड हमें यहाँ पे ऐसे देखने को मिलेगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो ब्लैक वाला है ये है हमारे पास नाइट्रोजन 15 वाला, और ये रेड वाला कौन सा है हमारे पास नाइट्रोजन 14 वाला, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे इसकी 20 मिनट की जनरेशन देख ली हमने यहाँ पे। अब हम इसको जो है फर्दर 40 मिनट की जनरेशन देखने वाले हैं। जब ये डिवाइड करेगा 40 मिनट में तो ये दोनों स्ट्रैंड आपस में सेपरेट हो जाएंगे ऐसे करके, ऐसे सेपरेट होगा ये ब्लैक वाला और ये रेड वाला यहाँ पे ऐसे सेपरेट हो गया। अब ये वाला डीएनए भी जब सेपरेट होगा तो ये ऐसे ब्लैक हो जाएगा और ये यहाँ पे ऐसे रेड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि भाई एक और नया यहाँ पे हमें स्ट्रैंड ऐसे देखने को मिल रहे हैं ये ऐसे करके। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं नाइट्रोजन 15, यहाँ पे भी ब्लैक वाले में नाइट्रोजन 15 है और बाकी सब जगह जो है रेड वाले में नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन 14। तो हमें यहाँ पे क्या चीज़ समझ में आ रही है कि भाई यहाँ पे जो है जब भी डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है तो एक डीएनए से 2 बन रहे हैं, तो यहाँ से 2 डीएनए बने, अब इनसे जो है फर्दर 2 बनेंगे, तो इससे एक ब्लैक ये वाला बनेगा और इससे रेड वाले से ये वाला बन जाएगा, ठीक है। फिर इससे ब्लैक वाले से ये वाला बन जाएगा और रेड वाले से ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें जो है ये हमने 40 मिनट तक देखा है यहाँ पे, ऐसे ही फर्दर हम 60 मिनट तक देखने वाले हैं यहाँ पे। तो 60 मिनट तक जब हमने यहाँ पे इसको देखा आगे फर्दर ऐसे करके 60 मिनट तक जब हमने इसको देखा यहाँ पे फर्दर 60 मिनट तक जब हमने इसको देखा यहाँ पे, तो हमने क्या देखा इसको, जब ये सेपरेट होगा तो ये कैसा स्ट्रैंड बनाएगा यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे एक ब्लैक बनाएगा और एक रेड बनाएगा ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद जब ये वाला सेपरेट होगा तो यहाँ पे ऐसे 2 स्ट्रैंड बनाएगा ऐसे करके, ठीक है। जब ये वाला सेपरेट होगा तो एक ये ब्लैक स्ट्रैंड बनेगा यहाँ पे और एक ये ऐसे रेड स्ट्रैंड बनेगा यहाँ पे। और जब ये वाला सेपरेट होगा तो एक रेड स्ट्रैंड यहाँ बनेगा और एक रेड स्ट्रैंड यहाँ बनेगा, ठीक है। अब
नए स्ट्रैंड बन रहे थे यहाँ पे, तो ऐसे बन जाएंगे, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, है ना। तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि भाई ये बताइए यहाँ पे हमारे पास लाइट डीएनए का क्या मतलब है। लाइट डीएनए का मतलब है नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन 14, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि भाई जो लाइट डीएनए है हमारे पास वो हाइब्रिड ठीक है। ये भी हमारे पास हाइब्रिड है ना। और ये हमारे पास कैसा है, लाइट। ये कैसा है, लाइट। ये कैसा है, लाइट। ये कैसा है, लाइट। ये कैसा है, लाइट। और ये कैसा है, लाइट, ठीक है। तो 14 वाले कैसे हैं हमारे पास, लाइट, ठीक है, ये वाले। तो टोटल कितने हमारे पास डीएनए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 है हमारे पास, लेकिन लाइट की परसेंटेज कितनी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6/8 इंटू 100%, ठीक है। अब यहाँ पे हमें हाइब्रिड की परसेंटेज देखनी है। हाइब्रिड की परसेंटेज हमें यहाँ पे देखनी है, एक हाइब्रिड ये रहा और एक हाइब्रिड ये रहा। तो हाइब्रिड कितने हैं यहाँ पे, 2। टोटल कितने हैं यहाँ पे, 8 इंटू 100%, ठीक है। आप इसको आगे कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है हैवी डीएनए। हैवी डीएनए, हैवी डीएनए यानी कि दोनों नाइट्रोजन में 15-15 होने चाहिए। तो दोनों नाइट्रोजन में कहीं पे 15 है, कहीं पे भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0%। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स को बहुत ही आसान तरीके से। आपको ये डायग्राम बनाने आने चाहिए। अगर आप इन डायग्राम को अच्छे से बना लोगे तब ये न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, अदरवाइज ये बहुत टफ न्यूमेरिकल्स वैसे काउंट किया जाता है, ठीक है। क्योंकि बच्चे इसके डायग्राम को नहीं बना पाते हैं, इसलिए उन्हें ये न्यूमेरिकल बहुत टफ लगता है, ठीक है। तो ये डायग्राम को ऐसे बनाना है आपको, तब जाके आप इसके परसेंटेज को आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। लाइट डीएनए कब बोलेंगे, जब दोनों नाइट्रोजन में 14 होगा। हाइब्रिड डीएनए कब बोलेंगे, जब एक नाइट्रोजन में 14 होगा, दूसरे में 15 होगा, ठीक है। हैवी डीएनए कब बोलेंगे, जब एक में 15 होगा और दूसरे में भी 15 होगा, ठीक है। तो ये इसका कुछ एक बेसिक एक्सपेरिमेंट था मेसेल्सन एंड स्टॉल का, जो हमें बताया गया था कि भाई जब भी डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन 15 है, जो आगे चल के नए इकोलाई बनेंगे वो नाइट्रोजन 15 वाले बनेंगे। और जब इनको हमने ग्रो कराया आगे फर्दर, तो इन्होंने यहाँ पे क्या देखा है ये कि भाई नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 वाले भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको आगे फर्दर 14 वाले पे ग्रो कराते तो नाइट्रोजन 14 वाले हमें देखने को मिलते। अगर हम इसको 15 वाले पे ग्रो कराते तो नाइट्रोजन 15 वाले हमें देखने को मिलते। तो ये चेंजेस होती रहती है कंडीशंस कि 15 वाले को 14 में ग्रो कराया और 14 वाले को 15 में ग्रो कराया। तो इसके डायग्राम को आपको बहुत ध्यान से बनाना है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमको क्या बताया कि भाई जब भी डीएनए रेप्लिकेट करेगा वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करेगा। और ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से बनाना है इसका डायग्राम, तब आप इस न्यूमेरिकल को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें हमारा मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जब भी पेरेंटल डीएनए 2 डीएनए बनाएगा रेप्लिकेट करके, तो उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, किस एंजाइम का क्या फंक्शन होता है, ये अब हम इस चीज को डिटेलिंग में देखने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में बनाया था कि भाई ये हमारे पास एक पेरेंटल डीएनए है, इस तरीके से ये हमारे पास एक पेरेंटल डीएनए है, पेरेंटल डीएनए। तो सबसे पहले इसमें कौन सा प्रोसेस होता है, तो इस वाले प्रोसेस में होता है अनवाइंडिंग प्रोसेस। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले इसमें कौन सा प्रोसेस होगा, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए का मतलब होता है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में सेपरेट हो जाना। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में सेपरेट हो जाना, ठीक है। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। तो सेकंड प्रोसेस इसमें कौन सा होने वाला है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। ये हमारे पास सेपरेटेड स्ट्रैंड थे डीएनए के ये वाले। तो इसमें जब भी नई चेन बनेगी तो वो नई चेन इसके साथ कैसे एसोसिएटेड होगी, कुछ इस तरीके से एसोसिएटेड होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो इसी के मैकेनिज्म को अब हमें डिटेल में समझना है, ठीक है। अच्छा ये बताओ बेसिक नॉलेज के लिए कि ये वाला जब रेप्लिकेशन का प्रोसेस चल रहा है तो ये कौन से मेथड को फॉलो कर रहा है, तो हमारा आंसर है सेमी कंजर्वेटिव मेथड को ये फॉलो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म में 2 बेसिक प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है यहाँ पे हमारा अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए और दूसरा प्रोसेस होता है हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वाले स्टेप को करते हैं कि भाई स्टेप 1 क्या है हमारा यहाँ पे, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, और स्टेप 2 क्या है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, ठीक है। तो चलिए हम अपने स्टेप 1 को शुरू करते हैं यहाँ पे। स्टेप 1 तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं अपना सबसे पहले स्टेप 1।
स्टेप 1 कौन सा है हमारा यहाँ पे, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ओपनिंग ऑफ डीएनए, ठीक है, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए या फिर हम इसको बोल सकते हैं ओपनिंग ऑफ डीएनए, डीएनए का खुलना, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास डीएनए है इस तरीके से, ये हमारे पास डीएनए है, डबल स्ट्रैंड डीएनए, ये हमारे पास कैसा डीएनए है, यहाँ पे डबल स्ट्रैंड डीएनए है, ठीक है। अब देखो हमारे पास बेसिकली दो सेल होते थे, एक होता था हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता था हमारे पास यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इन दोनों सेल के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपसे यही पूछा जाएगा कि ये बताइए जब भी इन सेल के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा था तो जिस पॉइंट से डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, तो उस पॉइंट को बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मान लो ये हमारे पास एक डबल स्ट्रैंड डीएनए है, मान लो अगर यहाँ पे जो है इसका यहाँ पे आके कोई एक एंजाइम है जो यहाँ पे आके बाइंड हुआ है और इस बाइंडिंग के बाद डीएनए का रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो ये वाली कौन सी साइट हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी ओराई साइट, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हम इसको यहाँ पे बोलने वाले हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कितनी ओराई साइट होती है, तो यहाँ पे होती है ओनली 1 ओराई साइट, यानी कि जो भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए होंगे उनके पास कितनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जगह होगी या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट होगी, तो एक ही जगह होगी वहाँ पे, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होती है, मैनी मोर देन 1 मैनी ओराई साइट, बहुत सारी ओराई साइट हो सकती है, यहाँ से भी हो सकता है ओपन, यहाँ से भी कहीं से भी ओपन हो सकता है यूकैरियोटिक के अंदर, क्योंकि उसके पास एक से ज्यादा ओराई साइट इसके अंदर होती है यहाँ पे, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पे देखने जाना है कि भाई कौन कौन से इसके अंदर एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें एंजाइम बनाने वाले हैं, कौन कौन से एंजाइम इसके अंदर प्रोसेस अब यहाँ पे चलेंगे। अब यहाँ पे कौन सा प्रोसेस चलेगा, यहाँ पे अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए यहाँ पे चलने वाला है, ठीक है, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए यहाँ पे चलेगा। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे डीएनए का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, इसके स्ट्रैंड सेपरेट होना, ठीक है। मान लो ये हमारे पास स्ट्रैंड है डीएनए का, ऐसे करके हमने इसको बनाया है, ये हमने बनाया है डीएनए का डबल स्ट्रैंड। तो अब ये देखो मान लो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या था, एंजाइम था, हमने बोला था कि भाई जो भी हमारा स्टार्टिंग एंजाइम होता है वो हमारा ओराई साइट पे आके जुड़ेगा, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कलर का एंजाइम है ये हमारा स्टार्टिंग एंजाइम है। इस एंजाइम का नाम क्या है यहाँ पे हमारा, इस एंजाइम का नाम है यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम। इस एंजाइम का क्या नाम है यहाँ पे, हेलिकेज एंजाइम। इस एंजाइम का क्या नाम है, इस एंजाइम का नाम है यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम। इसने क्या किया है यहाँ पे, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये क्या है, हमारा मेन एंजाइम है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है इसमें, इसमें कोफैक्टर भी काम करता है, ठीक है, इस एंजाइम के साथ। और कोफैक्टर आपको याद रखना है मैग्नीशियम आयन यहाँ पे, ठीक है। तो ये एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ये सबसे मेन एंजाइम होता है क्योंकि ओराई साइट पे आके एक्ट करता है और दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो भी हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वो यहाँ पे क्या होंगे, तोड़ता रहेगा उसको। मान लो ये हमारे पास ए है, ये टी है, ये जी है, ये सी है, ठीक है, फिर ए टी जी सी, ऐसी टी ए सी जी। अब ये यहाँ पे क्या करेगा, इसको हाइड्रोजन को यहाँ पे तोड़ने लगेगा यहाँ पे, ठीक है। इधर से भी खोल सकता है और ये इधर से भी खोल सकता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। ये दोनों प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, दूसरा एंजाइम आके बाइंड करता है यहाँ पे दूसरा एंजाइम आके बाइंड कर जाएगा, इनके नाइट्रोजन बेस के ऊपर आके यहाँ पे ऐसे बाइंड कर जाएगा, ताकि ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड दोबारा फॉर्म नहीं होना चाहिए। अगर ये प्रोटीन या एंजाइम यहाँ पे आके बाइंड नहीं होंगे तो ये बॉन्ड जो है दोबारा बन जाएंगे और ये फिर से दोबारा डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये एंजाइम आके इन नाइट्रोजन बेस के ऊपर इसकी जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इसको बिजी कर देते हैं, ताकि ये दोबारा से बॉन्ड ना बना पाए। यहाँ पे जो आके एंजाइम या प्रोटीन्स आके जुड़ रहे हैं उन प्रोटीन्स का नाम क्या है, यहाँ पे एसएसबी प्रोटीन, इनका नाम है यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, इनका क्या काम है, इन्होंने प्रिवेंट किया है, क्या किया है इन्होंने, प्रिवेंट
हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होने से उसको प्रिवेंट कर रहा है ये एंजाइम, और एंजाइम का नाम है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, अब एक और हमारे पास यहाँ पे एंजाइम आके काम करता है कि भाई ये जो हम एंजाइम यहाँ पे बना रहे हैं, ऐसे मान लो ये हमारे एंजाइम बनाया है यहाँ पे इस तरीके से और इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। ये एंजाइम का नाम होता है यहाँ पे टोपो आइसोमरेज। इसका क्या काम होता है, ये प्रिवेंट करता है सुपर कॉइलिंग, प्रिवेंट सुपर कॉइलिंग। देखो आप लोगों ने कभी घर पे ट्राई किया होगा, जो आपकी रस्सी होती है, रोप होती है, जब आप उस रस्सी को ऐसे खोलोगे है ना, तो स्टार्टिंग में तो बहुत आसानी से खुल जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, वो नीचे की साइड से वो थोड़ी सी टाइट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। जब आप उसको ऐसे खींचोगे तो हो सकता है वो खुल जाए या हो सकता है वो टूट जाए, तो ज्यादा चांसेस उसके ब्रेक डाउन होने के। तो रस्सी जब आप ऐसे खींच के ऐसे खोलोगे तो नीचे से वो रस्सी वहां पे टूट जाएगी, क्योंकि वहां पे टाइट हो गया है, वहां पे सुपर कॉइलिंग हो गई है। तो ऐसा यहाँ पे भी होता है डीएनए में भी, ठीक है। जैसे जैसे ये डीएनए खुलता रहता है हेलिकेज एंजाइम की मदद से, वैसे वैसे यहाँ पे एट द एंड साइड पे यहाँ पे सुपर कॉइलिंग होती है। तो हमारा डीएनए टूटना नहीं चाहिए, डीएनए को टूटने से बचाता है, सुपर कॉइलिंग से बचाता है कौन सा एंजाइम, टोपो आइसोमरेज। कौन सा एंजाइम, टोपो आइसोमरेज यहाँ पे क्या करता है, इसको सुपर कॉइलिंग से बचाता है, ठीक है। तो ये तीन बेसिक इंपॉर्टेंट एंजाइम थे जो हमने पहले स्टेप में देखे हैं अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए में, ठीक है। तो पहला एंजाइम हमने यहाँ पे क्या देखा है, हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा है, सबसे पहले ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर रहा है, ये मेन एंजाइम है, और इसके साथ एक कोफैक्टर काम कर रहा है जिसका नाम है मैग्नीशियम आयन, ठीक है। दूसरा एंजाइम हमने यहाँ पे देखा है एसएसबी प्रोटीन। दूसरा एंजाइम हमने कौन सा देखा है यहाँ पे, एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन का क्या काम है यहाँ पे, इन नाइट्रोजन बेस की जगह को ऑक्यूपाई कर लेना, और साथ ही साथ ये प्रिवेंट कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन को, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग फॉर्मेशन को ये क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, दोबारा से इनकी बॉन्डिंग को नहीं बनने देना है यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा एंजाइम हमारा यहाँ पे टोपोआइसोमरेज, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट कर रहा है, प्रिवेंट सुपर कॉइलिंग, ठीक है। कौन सा एंजाइम है हमारा, टोपोआइसोमरेज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये बताइए ओराई साइट क्या होती है। ओराई साइट एक ऐसी जगह होती है जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में ये एक ओराई साइट होती है और यूकैरियोट्स में मैनी ओराई साइट होती है, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे स्टेप 1 से रिलेटेड। तो चलिए अब हम अपना सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप का नाम है हमारा फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, ठीक है। इस स्टेप से आपको कुछ एंजाइम्स के नाम याद रखने हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम इसमें देखेंगे कि भाई ऑलवेज इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो 5 डैश से 3 डैश रहेगी पॉलीमराइजेशन करने के लिए, ठीक है। 5 डैश से 3 डैश की इसकी डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे हमारा बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है। अब बाई डायरेक्शनल प्रोसेस ये कैसे है, ठीक है, वो हम आगे डायग्राम में समझने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसके कुछ मेन एंजाइम्स को लिखने वाले हैं यहाँ पे। मेन एंजाइम्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। कौन कौन से वो मेन एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, वो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे पहले प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि प्रोकैरियोट्स में कितने एंजाइम होते हैं और यूकैरियोट्स में कितने एंजाइम होंगे डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में ये जो होते हैं यहाँ पे 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं यहाँ पे 5 टाइप्स के क्या होते हैं, ये एंजाइम्स होते हैं ये, ठीक है ना। अब हमारी एनसीईआरटी में जो डीएनए मैकेनिज्म दे रखा है यहाँ पे, है ना, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हमारी एनसीईआरटी में जो दे रखा है यहाँ पे, वो प्रोकैरियोट्स का इन्होंने समझा रखा है। तो प्रोकैरियोट्स के एंजाइम्स की हम डिटेलिंग करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में ये जो एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम जो होते हैं 3 तरीके से होते हैं यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक तो डीएनए पॉलीमरेज 1, दूसरा होगा यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 2, और तीसरा एंजाइम होता है यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। अब ये जो हमारे एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, ये किसके ऊपर डिपेंड है, डीएनए के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ये एंजाइम क्या करेगा, पुराने डीएनए से नया डीएनए बनवा रहा है। तो इस एंजाइम का पूरा नाम क्या हो जाएगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का पूरा नाम क्या हो जाएगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज,
डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो कौन कौन से वो एंजाइम है यहाँ पे, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, अब इन एंजाइम से रिलेटेड हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना है। तो पहला पॉइंट है हमारा चेन फॉर्मेशन, चेन फॉर्मेशन। जब भी ये चेन फॉर्मेशन करेगा तो इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, 5' से 3' पॉलीमराइजेशन इसकी डायरेक्शन रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो चेन फॉर्मेशन के लिए हमें क्या पॉइंट याद रखने हैं कि डीएनए पॉलीमरेज हमेशा कैसी चेन बनाएगा, यहाँ पे शॉर्ट चेन बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, शॉर्ट चेन ऑफ डीएनए बनाएगा। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 2 कैसी बनाएगा, यहाँ पे शॉर्ट चेन बनवाएगा, और डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे कैसी चेन बनवाएगा, लॉन्ग चेन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट याद करना है। ठीक है, आरएनए प्राइमर को रिमूव करने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 होगा, यस यस, डीएनए पॉलीमरेज 2 होगा, नो, और डीएनए पॉलीमरेज 3 होगा, तो नो। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखना है, डीएनए रिपेयर, डीएनए रिपेयर, डीएनए को रिपेयर करने के लिए क्या डीएनए पॉलीमरेज 1 पार्टिसिपेट करेगा, तो यस, डीएनए पॉलीमरेज 2 पार्ट करेगा, तो यस, डीएनए पॉलीमरेज 3 काम करेगा, तो नो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद रखने इन एंजाइम से रिलेटेड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखने इन एंजाइम से रिलेटेड, बहुत बार ये एग्जाम में आ चुके हैं पॉइंट्स। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको इसमें यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद हमें एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि भाई ड्रॉबैक्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का एक ड्रॉबैक है कि ये खुद से मैकेनिज्म को स्टार्ट नहीं करते हैं, कांट स्टार्ट रेप्लिकेशन प्रोसेस इटसेल्फ फर्स्टली। यानी कि ये सबसे पहले स्टार्टिंग में डीएनए के मैकेनिज्म का जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है उसको ये खुद से स्टार्ट नहीं करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए जो एंजाइम आएगा वो आएगा हमारा यहाँ पे प्राइमेज एंजाइम। इस एंजाइम को हम बोलते हैं यहाँ पे आरएनए प्राइमर। ठीक है, तो ये पहला एंजाइम है प्राइमेज एंजाइम। ये क्या करेगा, यहाँ पे स्टार्ट डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। ये डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस को क्या करने वाला है, यहाँ पे स्टार्ट करने वाला है। दूसरा, ये यहाँ पे क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट चेन ऑफ आरएनए। ठीक है, आरएनए की ये क्या करेगा, यहाँ पे एक छोटी सी चेन बना देगा। ठीक है, क्योंकि इस एंजाइम का नाम है आरएनए प्राइमर, तो ये आरएनए की शॉर्ट चेन को बनाएगा जिसकी हेल्प से आगे चल के डीएनए पॉलीमरेज काम करना स्टार्ट कर देंगे और वो आगे चल के डीएनए की नई स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें इसमें एक और एंजाइम का नाम याद रखना है। ठीक है, वो है हमारा डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज ये क्या करेगा, ज्वाइन करेगा किनको, फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उनको ये क्या करने वाला है, ज्वाइन करके एक कंटिन्यूअस चेन बना देगा यहाँ पे। तो ये हमारे कुछ एंजाइम थे यहाँ पे। ठीक है, स्टेप 2 में जो हमें पढ़ने हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन के अंदर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इससे यही आएगा कि भाई ये बताओ प्रोकैरियोट्स के अंदर ये एंजाइम कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये एंजाइम होते हैं यहाँ पे 3 टाइप्स के। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। यूकैरियोट्स में ये 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, हमारी एनसीईआरटी में प्रोकैरियोट्स दिया है, तो इसकी डिटेलिंग हमने यहाँ पे कर ली है। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 हमेशा कैसी चेन बनाएगा, शॉर्ट बनाएगा। डीएनए पॉलीमरेज 2 शॉर्ट बनाएगा। 3 वाला कैसा बनाएगा, लॉन्ग बनाएगा। आरएनए प्राइमर को रिमूव करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 2 और 3 काम नहीं करते हैं। ठीक है, डीएनए को रिपेयर करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2 काम करेंगे और 3 वाला काम नहीं करता है इसमें। ठीक है, उसके बाद हमारे कुछ ड्रॉबैक्स हैं डीएनए पॉलीमरेज के कि ये खुद से सबसे पहले खुद से डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करेंगे। इनको काम करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आरएनए प्राइमर को आना पड़ता है। तो ये क्या करता है, डीएनए के रेप्लिकेशन प्रोसेस को ये स्टार्ट करेगा और साथ ही आरएनए की छोटी छोटी चेन बनाएगा जिसकी मदद से डीएनए पॉलीमरेज आके एंजाइम काम करते हैं और डीएनए के नए स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक एंजाइम इसमें हमारा डीएनए लाइगेज। ये क्या कर देगा, डीएनए के जो भी हमारे फ्रेगमेंट्स होते हैं, जब भी नया डीएनए बनता है तो उन फ्रेगमेंट्स को ये ज्वाइन करता है और एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनाने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है, तो ये डीएनए के
फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने में ये हेल्प करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स थे जो आपको याद करने थे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि ये भाई ये मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है और ये एंजाइम कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डीएनए बनाने जा रहा हूँ जो कि कैसा दिखाया जा रहा है हमें यहाँ पे, डबल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है। इसकी पोलैरिटी लिख देता हूँ 3' से 5' एंड और 5' एंड से 3' एंड, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसमें क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेक डाउन होगी और इन डीएनए स्ट्रैंड आपस में क्या होंगे, यहाँ पे सेपरेट होने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ऐसे करके बना रहा हूँ ये डायग्राम एक। इस डायग्राम में हमें ये दिखाया जा रहा है कि अब डीएनए के स्ट्रैंड जो है आपस में यहाँ पे सेपरेट होने लगे हैं। मान लो ये हमारे पास एंजाइम है यहाँ पे, ठीक है। तो एंजाइम जो है हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते करते आगे की साइड फॉरवर्ड चलता रहता है, ठीक है, ताकि ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहे, ठीक है। जहां तक ये एंजाइम पहुंचा है उस जगह को बोलते हैं हम रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क। और बताओ ये कौन सा एंजाइम है जो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर रहा है, ये एंजाइम है हमारा हेलिकेज, हेलिकेज एंजाइम। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा है किसको, हाइड्रोजन बॉन्ड को, ठीक है। तो ये इसकी पोलैरिटी है 3' से 5' एंड, ठीक है, और 3' से 5' एंड यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी ये यहाँ पे हमारा नया स्ट्रैंड बनेगा तो नया स्ट्रैंड क्या करता है, आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है मैकेनिज्म को खुद से सबसे पहले स्टार्ट नहीं करते हैं। इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास प्राइमर एंजाइम आके जुड़ता है, ठीक है, आरएनए प्राइमर, जिसको हम प्राइमेज एंजाइम भी कहते हैं। तो ये एंजाइम यहाँ पे क्या करेगा, आके शॉर्ट चेन बनाएगा यहाँ पे इस तरीके से ऐसे आरएनए की, और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आके यहाँ पे इस तरीके से ऐसे चेन बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दूसरी साइड पे भी ऐसे ही प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है ये, कि भाई यहाँ पे चेन बनाएगा ऐसे करके आरएनए की छोटी सी, उसके बाद ये यहाँ पे ऐसे करके डीएनए की नई चेन बनेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन कैसी होगी, 5' से 3', इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, 5' से 3'। इसके बाद ये प्रोसेस आगे फर्दर प्रोसीड होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम और देख रहे हैं आगे कि भाई ये एंजाइम और आगे गया होगा, ठीक है, और इसने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा होगा यहाँ पे ऐसे करके, और ये यहाँ पे ऐसे हमने देखने को मिल रही है ये चेन। पहले इसने ऐसे बनाया होगा, फिर ये इसने ऐसे बनाया था पहले, ठीक है, और यहाँ पे हमने कुछ ऐसे देखा था ऐसे करके, और ये हमने देखी थी यहाँ पे ऐसे करके ये चेन यहाँ पे बना रहा था ऐसे करके, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन कैसी थी, 5' से 3', इसकी डायरेक्शन कैसी थी, 5' से 3', ठीक है। पोलैरिटी की कैसी थी, 3' से 5', यहाँ पे कैसी थी, 5' से 3', है ना। तो अब ये और एंजाइम आगे गया, तो अब यहाँ पे क्या दोबारा से प्राइमेज एंजाइम को काम करने की जरूरत है, तो नहीं, ठीक है। ये चेन यहाँ पे ऐसे ही कंटिन्यूअस चलती रहेगी ऐसे करके, ये चेन ऐसे ही आगे यहाँ पे कंटिन्यूअस चलती रहेगी, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे 3' एंड को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हमको प्राइमेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आके फिर से शॉर्ट चेन बनाएगा आरएनए की, और फिर इसके बाद नया डीएनए का स्ट्रैंड यहाँ पे ऐसे बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 5' एंड और 3' एंड इस तरीके से यहाँ पे ऐसे बनेगा। तो ये बताओ कि कौन सी वाली डीएनए स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस चेन बन रही है, तो इस वाले पे कंटिन्यूअस चेन बन रही है, तो इसको बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। इस वाले पे कैसी चेन बन रही है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस चेन यहाँ पे बन रही है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और हम इसको क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए लीडिंग स्ट्रैंड का जो टेम्पलेट डीएनए है उसकी पोलैरिटी क्या है, यहाँ पे पोलैरिटी क्या है उसकी, यहाँ पे 3' से 5', ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड है यहाँ पे, उसका जो टेम्पलेट डीएनए है उसकी पोलैरिटी कितनी है, यहाँ पे उसकी पोलैरिटी यहाँ पे कितनी है, 5' से 3' की तरफ, 5' से 3', ठीक है, पोलैरिटी ऑफ टेम्पलेट डीएनए, ठीक है। तो लीडिंग स्ट्रैंड के टेम्पलेट डीएनए की पोलैरिटी क्या है, 3' से 5', लैगिंग स्ट्रैंड के टेम्पलेट डीएनए की पोलैरिटी क्या है, 5' से 3', ठीक है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि बताइए लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड की टेम्पलेट डीएनए की पोलैरिटी क्या है, तो बताओ क्या है भाई, लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट डीएनए की पोलैरिटी है 3' से 5', लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट डीएनए की पोलैरिटी है 5' से 3', ठीक है। तो ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए से। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि ये कैसे काम करते हैं, यहाँ पे ये चेन कैसे बनती है, ठीक है। यहाँ पे बनाया है एक डीएनए इस तरीके से, और ये यहाँ पे ऐसे इसका मैंने पोलैरिटी भी लिखी है 3' से 5' और 5' से
3 डैश, ठीक है। तो ये एंजाइम यहाँ पे आया होगा, इसने ब्रेक डाउन किए होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, हमारे प्राइमेज एंजाइम ने आके यहाँ पे शॉर्ट चेन बनाई होगी, ठीक है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आके यहाँ पे इन्होंने अपनी नई चेन यहाँ पे बनाना स्टार्ट हो गई होगी, तो इसकी डायरेक्शन है 5 डैश से 3 डैश, ठीक है। ऐसे ही सेम दूसरे स्टैंड पे ये प्रोसेस हुआ होगा, यहाँ पे हमारे प्राइमर आए होंगे, आरएनए प्राइमर आए होंगे, उसके बाद यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज ने यहाँ पे ऐसे करके नई चेन बना दी है, तो ये हो जाएगा 5 डैश से 3 डैश, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो एंजाइम है ये और आगे गया होगा, इसने और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा होगा, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास एंजाइम है, इसने क्या किया है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया है, ठीक है। यहाँ पे आरएनए प्राइमर ने पहले चेन बनाई होगी पहले वाला, और ये कुछ उसने डीएनए के स्ट्रैंड बनाए होंगे ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी पोलैरिटी हम लिख देते हैं 3 डैश से 5 डैश, 3 डैश से यहाँ पे 5 डैश, ठीक है। तो ये ऐसे बनाया होगा उसने यहाँ पे, ठीक है, पहले, और ये चेन भी पहले की यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है, इस तरीके से ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, दोबारा प्रोसेस हुआ होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हमको प्राइमर की जरूरत है, यहाँ पे नहीं है यहाँ पे जरूरत, तो ये चेन जो है यहाँ पे ऐसी कंटिन्यूस यहाँ पे बनती रहेगी इस तरीके से, ऐसे करके कंटिन्यूस यहाँ पे चेन बनती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन हो जाएगी 5 डैश से 3 डैश, ये हो जाएगी 5 डैश से 3 डैश। तो अब हमें यहाँ पे जो है प्राइमेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, वो क्या करेगा, फिर से एक शॉर्ट चेन बनाएगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होके यहाँ पे नया स्ट्रैंड बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हो जाएगा 5 डैश से 3 डैश, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि भाई कौन से वाले स्ट्रैंड में कंटिन्यूस बन रहा है, कौन से वाले में डिसकंटिन्यूस यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे आएंगे अब डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। ये क्या करेंगे, यहाँ पे रिमूव कर देंगे किसको, प्राइमर को, रिमूव शॉर्ट चेन ऑफ आरएनए, रिमूव शॉर्ट चेन ऑफ आरएनए, ठीक है। ये इसको रिमूव कर देंगे, तो ये हमें डीएनए कुछ ऐसा दिखाई देगा, फिर 3 डैश से 5 डैश, 3 डैश से 5 डैश, ठीक है। ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, फिर ये हमारा एंजाइम है मान लो, ठीक है। तो ये हमें कैसा दिखाई देगा, फिर यहाँ पे हमें खाली स्पेस दिखाई देगा, और ये हमको फिर ऐसे दिखाई देगा, ऐसे करके हमें दिखाई देगा, और ये हमें ऐसा दिखाई देगा यहाँ पे ऐसे करके, और ये हमें यहाँ पे फिर ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। अब साथ ही साथ क्या होगा, ये यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, यहाँ पे ये न्यू चेन बनाएगा, फॉर्म न्यू चेन, न्यू शॉर्ट चेन। तो अब इसने क्या किया, यहाँ पे नई चेन बनाई है ऐसे करके, यहाँ पे डीएनए की, यहाँ पे नई चेन बनी है ऐसे करके डीएनए की, ठीक है, नई चेन बनी है यहाँ पे ऐसे करके। अब यहाँ पे क्या करेगा, डीएनए लाइगेज आएगा, यहाँ पे क्या करता है, डीएनए लाइगेज क्या करेगा, डीएनए लाइगेज आएगा और इन चेन को जोड़ देगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ज्वाइन फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। तो अभी हमें स्ट्रैंड कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे ये हमारा एंजाइम है, और ये हमारा स्ट्रैंड इस तरीके से हमें ऐसे ज्वाइन होते हुए दिखाई देंगे, इस तरीके से ऐसे करके 5 डैश से 3 डैश और 5 डैश से 3 डैश, ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा 3 डैश से 5 डैश और 3 डैश से 5 डैश, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई डीएनए लाइगेज ने क्या कर दिया, यहाँ पे हमारी एक चेन को बना दिया है, ठीक है, जोड़ के इस तरीके से ऐसे यहाँ पे काम करेंगे ये, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमारे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट है, इसके हमारे एनसीईआरटी में 2 फंक्शन दिए गए हैं। तो पहला फंक्शन है इसका, यहाँ पे देखो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के यहाँ पे 2 फंक्शन दिए गए हैं हमारी एनसीईआरटी में, ठीक है। पहला फंक्शन क्या है यहाँ पे हमारा, एक्ट एज सब्सट्रेट, ठीक है। ये क्या करेगा, सब्सट्रेट की तरह एक्ट करेगा। मान लो अगर हम, ये डीएनए है, ठीक है, तो डीएनए में कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, ठीक है। तो मान लो अगर हमारे पास DATP है यहाँ पे, ठीक है, तो DATP को हम कैसे लिख सकते हैं, DASPPP, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे पायरोफॉस्फेट, और इस पायरोफॉस्फेट में क्या होगा, ब्रेक बॉन्ड हो जाएगा। ये बॉन्ड जैसी ब्रेक होगा तो यहाँ से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी यहाँ से निकलेगी, और यही एनर्जी क्या हो जाएगी, फाइनली यूज्ड इन रेप्लिकेशन, ठीक है, यूज्ड इन रेप्लिकेशन। तो इसके 2 फंक्शन है यहाँ पे। पहला है एक्ट एज अ सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम, एंजाइम के लिए क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है। ये कौन,
डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। दूसरा फंक्शन इसका क्या है, यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ये किसके लिए, रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड। अब आपको एक और पॉइंट एग्जाम में दे दिया जाता है कि भाई ये बताइए डीएनए रेप्लिकेशन का टाइम ई कोलाई सेल के अंदर कितना होता है, तो वो होता है 18 मिनट, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सेल डिवीजन का टाइम तो 20 मिनट होता है, तो बेटा 18 मिनट में क्या करता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, सेल के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन चलता है 18 मिनट तक, और लास्ट के 2 मिनट में यहाँ पे क्या हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस होकर सेल डिवाइड कर लेगा यहाँ पे। तो बहुत बारी एग्जाम में आ चुका है कि भाई 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे कितने बेस पेयर ये जोड़ देता है, तो 2000 बेस पेयर पर सेकंड यहाँ पे ये प्रोसेस कर लेता है यहाँ पे, ठीक है। तो 2000 बेस पेयर पर सेकंड यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पे 2000 बेस पेयर पर सेकंड ये यहाँ पे प्रोसेस कर लेते हैं यहाँ पे। ये प्रोसेस बहुत ही एक्यूरेट रहता है, ठीक है, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ ये प्रोसेस करते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर किसी भी प्रोसेस में या कोई भी नाइट्रोजन बेस किसी दूसरे के आगे गलत तरीके से आके जुड़ गया, तो विद इन मिली सेकेंड के अंदर ये क्या होता है, प्रोसेस को करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होती है, बहुत ही एक्यूरेसी होती है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस चलता है ये 2000 बेस पेयर, ठीक है, पर सेकंड के हिसाब से इसका रेट चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे डीएनए रेप्लिकेशन से अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो आपको याद रखने, और ये सारे पॉइंट्स हमारे नीट एग्जाम में बहुत डिटेलिंग में आते हैं। तो आप इस डायग्राम को देख के समझ सकते हैं कि भाई कौन कौन से प्रोसेस में किस तरीके के प्रोसेस हो रहे हैं।